Hello everyone and welcome to our day 2 of 75 day challenge in completing our course। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज़्म। क्योंकि यार बुद्धिज़्म जो है ना, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। और चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, चाहे यूपीएससी हो या एसएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, बुद्धिज़्म हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम बुद्धिज़्म को इस तरह से कवर करेंगे कि चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या एसएससी या फिर स्टेट पीसीएस, आपके लिए बुद्धिज़्म के क्वेश्चन ना एकदम मक्खन हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के विद द बुद्धिज़्म। तो देखो यार, बुद्धिज़्म को समझने से पहले ना हमें उस टाइम की सोसाइटी समझनी पड़ेगी, तब जाके हमें समझ आएगा कि यार बुद्धिज़्म जो है वो आखिर ओरिजिनेट होता ही क्यों है ना। तो ये बात है लगभग 600 बीसीई की, जब महाजनपदास जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। अब महाजनपदास क्या होते हैं, देखो आपको पिछली वीडियो अगर याद है तो लेटर वैदिक जो फेज़ था हमारा, लेटर वैदिक फेज़ में लेटर वैदिक फेज़ में जो पॉलिटी थी वो क्या हो गई थी, वो जन से डेवलप होकर टुवर्ड्स आ रही थी जनपदास की ओर, है ना। और इसमें जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ, यानी कि ये जब जनपद आपस में लड़े और एक दूसरे को कॉन्कर करने लगे, तो इन जनपदास का साइज बड़ा हो गया और ये क्या बन गए, महाजनपदास बन गए। और ऐसे ही हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। अब ये जो महाजनपद थे इसमें हमें चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि हमें यहाँ पे अर्बनाइजेशन देखने को मिला, साथ ही साथ अर्बनाइजेशन की वजह से हमें इकोनॉमी में चेंज देखने को मिला, पॉलिटी में चेंज देखने को मिला, सोशो रिलीजियस चेंजेस देखने को मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखने को मिले। अब ये क्या चेंजेस थे, जैसे फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमें दिखा सिटीज़ का डेवलपमेंट। अब सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ तो सिटीज़ में काफ़ी सारे काम भी होंगे, उसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो उसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो भी हमारी चेंज हो जाएगी। ऑलरेडी हम देख रहे थे कि एग्रीकल्चर अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर रहा था ओवर पेस्टोरलिज्म। एग्रीकल्चर डोमिनेंस में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयरन। साथ ही साथ सिटीज़ के डेवलपमेंट के साथ ही ट्रेड एंड कॉमर्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गए। ट्रेड एंड कॉमर्स भी प्रचलित हो गए। अब ट्रेड एंड कॉमर्स प्रचलित हो गए तो यहाँ पे जो है एक नई क्लास डेवलप होती है, दैट इज़ द मर्चेंट क्लास। अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी हमें कैसी देखने को मिल रही है, टेरिटोरियल पॉलिटी देखने को मिली, डेवलपमेंट ऑफ महाजनपद देखने को यहाँ हमें मिल ही रहा है। अब ये महाजनपद जो थे ये दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज द रिपब्लिक्स एंड वन जहाँ पे हेरिडिटरी रूल ही चल रहा था। सोशल रिलीजियस की बात करें तो सोसाइटी में हमें क्या देखने को मिलता है, वर्ण स्ट्रक्चर ऑलरेडी रिजिड हो जा रहा था, और वही हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है, रिजिड वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि क्या हो जाता है, हेरिडिटरी हो जाता है वर्ण सिस्टम भी। और रिलीजियस की भी बात करें तो रिलीजन जो है वो एक तो हो जाता है हमारा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा रिचुअल हो जाते हैं, है ना, उसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। और इन्हीं सारे चेंजेस की वजह से हमें सोसाइटी में स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कुछ क्लासेस जो हैं डिससेटिस्फाई होने लग जाती हैं विद द प्रेजेंट सेटअप ऑफ द हायरार्की दैट इज़ प्रेजेंट इन द सोसाइटी। क्योंकि हायरार्की क्या थी, हमारे पास थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये हायरार्कल सेटअप में थे, है ना। सबसे ऊपर हमारे ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्य होते थे और फिर लास्ट में आके शूद्र होते थे। बट अब यहाँ पे जो क्षत्रिय थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वो खुद को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने लगे। वो कहे कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट हम और सुपीरियर ब्राह्मण कैसे। साथ ही साथ जो मर्चेंट क्लास थी यानी कि जो वैश्यास थे, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई पैसे वाले हम तो सुपीरियर ब्राह्मण कैसे। और जो ट्रेडर क्लास है और जो एग्रीकल्चरल क्लास है, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको अलग ही टेंशन हो रही है। उनको कह रहे हैं कि भाई जो हमारी कमाई हो रही है, कि आमदनी तो है नहीं और खर्चा रुपया, वो खर्चा रुपया कैसे हो रहा है, क्योंकि भाई सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स में क्या हो रहा है, उनका सारा पैसा लुट जा रहा है। और साथ ही साथ जब एग्रीकल्चर डेवलप होता है तो एग्रीकल्चर में यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कैटल, है ना। और सेक्रीफाइस में वो कैटल भी क्या जा रही है, लॉस्ट हो जा रही है, उसको तो सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं। तो चाहे वो एग्रीकल्चर क्लास हो, चाहे वो मर्चेंट क्लास हो, चाहे वो वॉरियर क्लास हो, तीनों ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और उसी डिससेटिस्फेक्शन की वजह से क्या होगा, नए रिलीजन फॉर्म होने लग जाएंगे, जैसे कि आपके बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अजीविकाज, लोकायत एक्सेट्रा। बट वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि दो रिलीजन आउटस्टैंड करते हैं एकदम, जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। और ये इन्हीं को अब हमें समझना है। तो अब हम इतना तो समझ गए कि बुद्धिज़्म ओरिजिनेट क्यों हो रहा है। अब समझते हैं बुद्धिज़्म के बाकी एस्पेक्ट, जैसे कि अगर बाकी एस्पेक्ट की बात करें तो हमें बुद्धिज़्म में क्या क्या पता होना चाहिए। तो बुद्धिज़्म में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धा। उसके बाद हमें पता होना चाहिए हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड टीचिंग्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में, सेक्ट्स के बारे में और उनकी लिटरेचर के बारे में। और इतना करने के बाद हमारा क्या बचता है, लास्ट हमारा बचता है, हमें पता होना चाहिए आर्ट एंड
आर्किटेक्चर के बारे में। वैसे इसको हम बहुत शॉर्ट में करेंगे और इसको जो बच जाएंगे यहाँ पे एस्पेक्ट वो हम क्लियर करेंगे इन द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन। तो हम शुरू करते हैं विद लाइफ इवेंट ऑफ द बुद्धास। तो लाइफ इवेंट अगर बुद्धा की हम बात करें तो हमें वहाँ पे 6 इवेंट हमें स्पेशली याद रखने हैं, और कुछ छोटे छोटे इवेंट हैं जो हमें सिर्फ अगर सामने पड़ जाए तो हमें पता होना चाहिए, इस तरह से याद रखने हैं। तो सबसे पहले लाइफ इवेंट में हम बात करते हैं बर्थ की। तो जो गौतम बुद्ध थे वो पैदा कहाँ हुए? वो हुए लुम्बिनी, नेपाल में उनका जन्म होता है। नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और इनके जन्म को हम किससे डिनोट करते हैं? विद द सिंबल ऑफ लोटस, हम इनके जन्म को डिनोट करते हैं। उसके बाद भाई वो बड़े हुए, बड़े होने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई ऐसे तो जीवन नहीं काट सकते, जीवन का उद्देश्य कुछ और है। और वही उद्देश्य ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने गृह त्याग कर दिया, यानी कि उन्होंने घर छोड़ दिया। और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? महाभिष्कर्मण, जिसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल ऑफ हॉर्स। अब घर छोड़ने के बाद दो छोटे छोटे इवेंट है जो कि बुक्स में हमें नहीं दिए होते हैं। सबसे पहले इवेंट क्या है? सबसे पहला इवेंट है कि घर छोड़ने के बाद वो गए कहाँ पे? वो गए वैशाली। वैशाली जब वो पहुंचे तो उन्होंने सीखा वहाँ पे सांख्य दर्शन। ये सांख्य दर्शन क्या है? ये है फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी, जिसके फाउंडर थे कपिला। ये ये जब हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर, उसमें हम रिलीजन वाले टॉपिक में ये करेंगे। तो वैशाली में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सांख्य दर्शन सीखा, बट उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो वो आगे बढ़ गए। और उसके बाद वो पहुंचे कहाँ? वो पहुंचे राजगृह, जो कि कैपिटल थी मगध की। वहाँ उन्होंने सीखा योग, जिसके फाउंडर कौन थे? ये तो बता ही दोगे। इनके फाउंडर थे पतंजलि। ठीक है, बट स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड द सेटिस्फेक्शन दैट ही इज़ सर्चिंग फॉर। एनलाइटनमेंट नहीं मिल रहा है। तो वहाँ से वो आगे बढ़ गए और वो पहुँच गए उरुवेला, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बोध गया। और वो बोध गया पहुँचने के बाद निरंजना रिवर के किनारे बैठे एक बोधि ट्री के नीचे, निरंजना या फिर फल्गु रिवर भी जिसको बोलते हैं। और वहाँ पे उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया। मेडिटेट करने के 49th डेज़ के बाद ही गॉट निर्वाणा। ही गॉट निर्वाणा, यानी कि उनको एनलाइटनमेंट मिल गया, जिसका सिंबल क्या है? जिसका सिंबल है बोधि ट्री। तो इतना हमें याद रखना है। उसके बाद जब उन्हें निर्वाण मिल गया तो उन्होंने अपना सबसे पहला सरमन, यानी कि पहला लेक्चर उन्होंने दिया, जिसका नाम था धर्म चक्र परिवर्तना। और वो लेक्चर इन्होंने दिया सारनाथ में। और सारनाथ में ये जो लेक्चर था ये अटेंड किया उनके 5 डिसाइपल्स ने, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले जो डिसाइपल थे वो थे महाकश्यप। अब ये महाकश्यप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम काउंसिल पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे? बुद्धिस्ट काउंसिल्स पढ़ेंगे, तो सबसे पहली काउंसिल के जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो कौन होंगे? वो यही महाकश्यप होंगे, जो कि पहले डिसाइपल थे गौतम बुद्ध के। ठीक, उसके बाद मैक्सिमम जो सरमन दिए गए वो दिए गए आपके श्रावस्ती में, श्रावस्ती में दिए गए। अब ये सब जो है ना, ये महाजनपद के ही पार्ट है, चाहे वो सारनाथ है, श्रावस्ती है ना, लुम्बिनी है, ये सब किसी ना किसी महाजनपद के ही पार्ट है। और उसके बाद एट द एज ऑफ 80 बुद्धा डाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और इसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल ऑफ स्तूप। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये था पूरा लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा, जहाँ पे हमें 8 प्लेसेस हमने देखी हैं, है ना, 7 प्लेसेस देखी हैं, बट हम 8 प्लेसेस क्यों बोल रहे हैं वो भी अभी पता चलेगा। देखो, क्योंकि हम जब बुद्धा से एसोसिएटेड प्लेसेस के बारे में बात करते हैं तो हमें सिर्फ यही प्लेस याद रखनी है जिसको हम बोलते हैं अष्ट महास्थानास। अब इसमें कौन कौन से स्थान होंगे? इसमें सबसे पहले जहाँ वो बॉर्न हुए, यानी कि लुम्बिनी। उसके बाद क्या हुआ? जब वो महाभिष्कर्मण करके कहाँ पहुँचे? वैशाली। उसके बाद वो कहाँ पहुँचे? वो पहुँचे राजगृह। राजगृह से वो कहाँ पहुँचे? वो पहुँचे सारनाथ। सारनाथ से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सरमन उन्होंने कहाँ दिए? श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद फिर क्या हुआ? वो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ उनका? वो हुआ कुशी नगर में, है ना। उसके बाद एक हमने मिस कर दिया। कौन सा मिस कर दिया? बोध गया। बोध गया हमने मिस कर दिया था। वहाँ क्या हुआ था? उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये हो गए 7। अब अष्ट महास्थान में एक और इम्पॉर्टेंट जगह है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सन किस्सा। तो ये हमारे 8 महास्थान हैं जो हमें याद रखने हैं, विचार एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो हमारे 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं इसी के साथ। कौन कौन से? द लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धा। अब उसके बाद अगर हम बात करें द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की, तो सबसे पहले हमें देखने पड़ेंगे 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में। हमें किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में। अब ये 4 नोबल ट्रुथ जो हैं ये क्या हैं? तो बुद्धा बोलते हैं कि भाई संसार में बहुत है दुख, और दुख का कारण है डिज़ायर।
और इस दुख को भगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिज़ायर को कॉन्कर करना पड़ेगा, और इस कॉन्कर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ द अष्टांगिका मार्ग। अभी अष्टांगिका मार्ग क्या है, इसको बोलते हैं एट फोल्ड पैथ, मिडिल पैथ भी बोलते हैं और एट फोल्ड पाथ भी बोलते हैं, एट फोल्ड पाथ। अब ये एट फोल्ड पाथ में क्या होते हैं, बुद्धा ने बेसिकली 8 चीज़ें बताई हैं कि भाई ऐसे ऐसे 8 चीज़ें आप कर लो, अगर आप ये 8 चीज़ें कर लोगे तो क्या होगा, आपको इन सारे दुखों से क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। अब इन आठों के आठों को वैसे तो याद रखना ज़रूरी है नहीं, बट अगर याद रखना है तो इसकी एक बहुत आसान सी ट्रिक है, दैट इज़ VRS क्लर्म, है ना, कि भाई VRS के कौन लेगा, क्लर्क लेगा, और क्लर्क में बस लास्ट के के को M कर देना। अब VRS क्लर्म में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो आपका व्यू सही होना चाहिए, आपका रिजॉल्व सही होना चाहिए, है ना, आपको कंसंट्रेशन होना चाहिए आपके अंदर। ऐसे ऐसे करके 8 उन्होंने क्या दिए हैं, 8 निर्देश दिए हैं कि अगर आप ये 8 चीज़ कर लोगे तो यू विल एबल टू कॉन्कर योर डिज़ायर एंड एंड योर सोरो। उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग की अगर बात करें तो बुद्धा बोलते हैं कि भाई मेरे जो बुद्धिज़्म है इसके 3 लेवल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, दैट इज़ द बुद्धा, द धम्मा एंड द संघा। अभी इन तीनों वर्ड से क्या मतलब है, बुद्ध बुद्धा मतलब होता है वो इंसान जिसको निर्वाण प्राप्त हो गया हो, यानी कि एनलाइटनमेंट जिसको मिल गया हो, दैट इज़ बुद्धा। धम्मा की बात करें तो जो डॉक्ट्रिन्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि फॉलो होते हैं इस ऑर्डर में, दैट इज़ धम्मा। एंड संघा इज़ द ऑर्डर, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ द मॉन्क्स एंड द नन्स, उसको बोलते हैं संघा। अगर बुद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल थे, वो गॉड पे कुछ बोले नहीं उन्होंने, ना तो ये कहा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, ना ही उन्होंने ये कहा कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, वो उस पर उन्होंने कहा कि भाई नो कमेंट्स। बट जब बात आई सोल की तो उन्होंने कहा सोल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वेदास को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कास्टिज्म को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कोई भी आप कास्ट के हो आप मेरे संघ में आ सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करते थे, कर्मा थ्योरी पे बिलीव करते थे कि भाई आपके कर्म जो हैं वही आपके प्रधान हैं। तो ये था उनका पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट वेरियस थिंग्स, तो ये भी हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है बुद्धिस्ट काउंसिल्स। अब देखो टोटल मिला के 4 काउंसिल हुई हैं बुद्धा जो बुद्धिज़्म में हुई हैं। अब क्वेश्चन जो आता है वो बेसिकली 4 ही एस्पेक्ट पे आता है अगर काउंसिल्स की बात करें। पहली आती है कि भाई कौन सी जगह पे हुई, दूसरी आती है किस किंग ने उसको पैट्रनाइज़ किया, तीसरी आती है कौन उसके प्रेसिडेंट रहे काउंसिल के, और फिर उसका आउटकम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला। तो ये 4 टीचिंग्स हमें ये 4 पॉइंट्स हमें हर एक काउंसिल के पढ़ने हैं। तो सबसे पहले काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये बुद्धा की डेथ के बाद हुई, यानी कि जब उनको महापरिनिर्वाण मिल गया उसके बाद ये हुई, और ये हुई राजगृह में, क्योंकि ये थी कैपिटल मगध की। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे मगध में थे, हरियंका डायनेस्टी थी, और हरियंका डायनेस्टी के अजात शत्रु उस टाइम पे रूल कर रहे थे, और वही इसके पैटर्न भी होते हैं फर्स्ट काउंसिल के। इसके जो हेड होते हैं यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं, वो हमने बात की थी कि महाकश्यप थे, जो कि पहले डिसाइपल थे इसके बुद्धा के। फर्स्ट डिसाइपल कौन थे, महाकश्यप थे। और यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती हैं पिताकाज, है ना, 3 पिताकाज। तो उन्हीं में से 2 पिताकाज, सूत पिताका और विनय पिताका, यहीं पे कंपाइल होते हैं। सूत पिताका को जो कंपाइल करते हैं उनका नाम है आनंदा, और जो विनय पिताका को कंपाइल करते हैं उनका नाम है उपाली। ये शायद दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं ठीक ठीक से बोल देता हूँ कि जो सूत पिताका है उसको कंपाइल करते हैं आनंदा, और विनय पिताका को जो कंपाइल करते हैं उनका नाम है उपाली। और ये दोनों ही क्या हैं, डिसाइपल रहे हैं बुद्ध के। सूत पिताका जो है वो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा उसके अंदर है, और जबकि रूल्स जो हैं वो विनय पिताका के अंदर हैं। तो ये हमने बात की फर्स्ट काउंसिल की। उसके बाद बात करते हैं सेकंड काउंसिल की। सेकंड काउंसिल हुई वैशाली में। अब ये वैशाली में क्यों हुई, जब हम पढ़ेंगे द पार्ट आफ्टर महाजनपदास यानी स्ट्रगल फॉर मगध, जब हम पढ़ेंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे राजगृह से कैपिटल शिफ्ट होकर वैशाली होती है, और वैशाली के बाद कैपिटल शिफ्ट होकर पाटलिपुत्र हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए सेकंड काउंसिल होती है वैशाली में, और थर्ड काउंसिल जो होती है वो होती है पाटलिपुत्र में। और सेकंड काउंसिल के हेड जो हैं, मतलब जो पैटर्न है, वो है काल अशोक, और थर्ड के हैं अशोक। जबकि अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो हमें प्रेसिडेंट को याद रखने के लिए एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ MSMV। ठीक है, क्योंकि एस फॉर सबाकामी, फिर मुगलिपुत्र 30, और फिर वासु मित्र, ये 4 प्रेसिडेंट हो गए। और लास्ट वाली जो काउंसिल थी दैट इज़ हेल्ड इन कश्मीर कुंदलवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क। ठीक है ना, क्योंकि कुषाण का उस टाइम पे रूल चल रहा था। दिस इज़ द पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, इसमें जो थे 4 फॉरेन रूल हम पढ़ेंगे, दैट इज़ इंडो ग्रीक, है ना, और लास्ट होगा उसका कुषाण से। बीच में शाकाज और पार्थियंस भी आपके यहीं पे आ जाएंगे, बट वो बाद की बात है। तो हमने चारों प्रेसिडेंट देख लिए, चारों पैटर्न देख लिए, और चारों लोकेशन देख ली। अब देख लेते हैं आउटकम। तो सेकंड का जो आउटकम था उसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहला डिवीजन बुद्धिज्म में, और इसको यहीं पे हम सेक्ट को समझने के थ्रू भी हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। सेकंड काउंसिल की अगर बात करें तो सेकंड काउंसिल में क्या हुआ कि जो बुद्धिज्म था वो 2 हिस्सों में बट गया, दैट इज़ द स्थावीरवादिन्स और महासंघिकास।
और यही महासंघिकास फोर्थ काउंसिल में जाके क्या होगा, अपने आप को बोलेंगे कि भाई हम हैं महायान, यानी कि हम जो हैं वो सुपीरियर हैं, हम महा हैं, ठीक है। और जो स्थावीरवादिन्स फॉलो कर रहे होंगे उनको यही महायान वाले क्या बोल देंगे फोर्थ में जाके, ये बोलेंगे कि ये लोग जो हैं ये हीनयान हैं, यानी कि फोर्थ में हमें फर्दर डिवीजन देखने को मिलता है। फर्स्ट में क्या देखने को मिला था, कंपाइलेशन ऑफ सूत पिताक एंड विनय पिताक। सेकंड और फोर्थ में क्या देखने को मिला, डिवीजन इन बुद्धिज्म। और थर्ड में हमें देखने को मिलता है क्या, द कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिताक, दैट इज द थर्ड ऑफ 3 पिताकास, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान, क्योंकि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो कर लेते हैं। तो हीनयान और महायान के अगर डिफरेंस की बात करें तो वो 3-4 पॉइंट्स में हम कवर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम डिफरेंस की अगर बात करें तो दैट लाइज इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि महायान जो है वो संस्कृत यूज़ करते थे, जो कि एलीट की लैंग्वेज थी, जो कि एलीट्स की लैंग्वेज थी। और यहाँ पे देखो आपको कहीं ना कहीं एक टिल्ट दिख रहा है टुवर्ड्स हिंदुइज्म, है ना, क्योंकि आगे जाके क्या होगा, जब शंकराचार्य आएंगे वो बोलेंगे कि भाई जो बुद्ध थे वो तो विष्णु के ही अवतार थे। और जबकि जो हीनयान वाले हैं वो अभी भी पाली ही यूज़ कर रहे हैं, जो कि लैंग्वेज ऑफ द मासेज है। उसके बाद अगर आइडल वर्शिप की बात करें तो महायान में आइडल वर्शिप होती है, क्योंकि वो बुद्ध को क्या कंसिडर करते हैं, वो गॉड कंसिडर करते हैं, जबकि हीनयान वाले बुद्ध को एज टीचर कंसिडर करते हैं, इसलिए आइडल वर्शिप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर निर्वाण का मेथड देखें तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट, महायान में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वास। अब ये बोधिसत्वास क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो ऑन द वे होते हैं, किस तरफ ऑन द वे होते हैं, टुवर्ड्स निर्वाण, ठीक है, कि भाई निर्वाण अटेन करने ही वाले हैं, बट वो क्या करते हैं, अपने निर्वाण को कहते हैं भाई थम जा, कि भाई थोड़ा होल्ड कर ले, और मैं पहले और लोगों को निर्वाण प्राप्त करा के आता हूँ और फिर मैं अपना निर्वाण प्राप्त करूँगा। और ऐसे ही कुछ बोधिसत्वास हमें पढ़ने भी हैं, सिर्फ उनका नाम और उनको क्या बोला जाता है वो हमें जानना है। जैसे कि अवलोकितेश्वर, जिनको हम कहते हैं पद्मपानी, उनके हाथ में फ्लावर होता है इसलिए उनको हम पद्मपानी कहते हैं। उसके बाद मंजूश्री, दैट इज़ द सिंबल ऑफ विजडम। फिर मैत्री, विच इज़ द फ्यूचर बुद्धा। देन क्षितिग्रह, हु इज़ द गार्डियन, एंड अमिताभ, हु इज़ द हेवन, बुद्धा इन हेवन। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास जो हमें पता होने चाहिए। जबकि अगर हम हीनयान की बात करें तो वो अभी भी यही कहते हैं कि भाई निर्वाण प्राप्त करना है तो अष्टांगिका मार्ग ही आपने फॉलो करना है, याद है ना, VRS क्लर्म। तो ये हमने बात की अबाउट द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म और डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान। तो हमारा कितना पार्ट हो गया, अब देखो हमने टीचिंग्स की भी बात कर ली, हमने काउंसिल्स भी कवर कर ली, हमने सेक्ट्स भी कवर कर लिए। अब बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर देखो बहुत सारी है, और लिटरेचर जब हम करेंगे ना तो साथ साथ हम एक और चीज़ भी वहीं पे कवर कर लेंगे, दैट इज़ द स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज्म, है ना। स्कॉलर्स, क्योंकि एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, 2-3 नाम दिए थे और पूछा था ये किससे एसोसिएटेड है, आई थिंक उसका आंसर था जैनिज्म या जो भी था। तो ऐसे ही आपको नाम दिए जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए अगर बुद्धिज्म से वो एसोसिएटेड है या नहीं है। तो चलो अब देख लेते हैं लिटरेचर भी कौन कौन सी लिटरेचर है। तो सबसे पहले हमने लिटरेचर में हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ी थी 3 पिताकास, तो वो तो हमें पता ही है, अभिधम्म पिताक, विनय पिताक एंड सूत पिताक। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि वो कंपाइल किसने की हैं, तो ये हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आनंद उपाली तो हमारे अब दोस्त बन चुके हैं। तो सेकंड हम लिटरेचर की बात करते हैं, दैट इज़ इंडिका, जिसके राइटर थे मेगास्थनीज। ये कौन थे, ये ट्रैवलर थे, ठीक है, ग्रीक ट्रैवलर थे जिन्होंने ये बुक लिखी इंडिका। और ये उस टाइम का सोसाइटी का सेटअप भी बताता है, उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताता है। हालांकि ये काफ़ी सारी चीज़ें गलत प्रेडिक्ट करता है, जैसे कि ये बोलता है कि यहाँ पे 7 कास्ट प्रेजेंट हैं, स्लेवरी नहीं प्रेजेंट है, ये सब बातें करता है जो कि इनएक्यूरेट साबित होती हैं। बट हमें इतना डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिका जो है उसके राइटर है मेगास्थनीज। उसके बाद हम बात करते हैं जातक स्टोरीज़ की। जातक स्टोरीज़ क्या हैं, दीज आर द स्टोरीज अबाउट द लाइफ इवेंट ऑफ बुद्धा। ये ऐसे इसके कोई पर्टिकुलर राइटर होते नहीं हैं। उसके बाद बात करते हैं मिलिंद पन्नू की। तो ये बेसिकली एक डिस्कशन है बिटवीन नागसेन, हु इज़ अ बुद्धिस्ट मॉन्क, एंड मिनेंडर, हु इज़ अ इंडो ग्रीक, है ना। ये इन दोनों के बीच का एक डिस्कशन है जिसको फिर कंपाइल किया गया है इन द बुक ऑफ मिलिंद पन्नू बाय नागसेन ओनली। तो ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हम 2 और बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ वन बाय बुद्ध घोष। ये स्टार मार्कर है, इसको याद रख लेना। बुद्ध घोष ने लिखी है क्या, बुद्ध घोष ने लिखी है विशुद्धि, विशुद्धि मार्ग। और अश्वघोष, अश्व घोष ने लिखी है बुद्ध चरिता। ये 2 इंपॉर्टेंट लिटरेचर हैं, इसको भाई स्टार मार्क कर लो, और इसको स्टार मार्क कर लो कि भाई विशुद्धि मार्ग और बुद्ध चरिता, एक के हैं बुद्ध घोष और दूसरे के हैं अश्वघोष। तो ये दोनों हमें पता होने चाहिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, दैट इज़ बाय द थर्ड प्रेसिडेंट, थर्ड काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, जल्दी से बता दो। अच्छा नहीं बता पा रहे हो, चलो मैं बता देता हूँ। मोगल्लीपुत तीस थे, मोगल्लीपुत तीसा थे, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी, जिन्होंने बुक लिखी कथा वस्तु,
तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है भाई प्रेसिडेंट रहे हैं थर्ड काउंसिल के। उसके बाद एक हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर हुए नागार्जुना, जिनको हमें आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी दैट इज प्रज्ञ पारमिता सूत्र। ठीक है, तो ये भी हमें बुक याद रखनी है। तो हमने लिटरेचर भी कवर कर ली है यहाँ पे, मोस्टली जितनी भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर है एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। अब लास्ट हमारा बच जाता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अब लास्ट में हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी कवर कर लेते हैं जल्दी से। अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो हमें आर्ट में एक चीज़ पढ़नी है दैट इज़ द तो हमें आर्ट में एक चीज़ पढ़नी है दैट इज़ स्कल्पचर। और आर्किटेक्चर में हमें 3 से 4 चीज़ पढ़नी है दैट इज़ वन इज चैत्य, विच आर द प्रेयर हॉल्स, देन विहारास which are the residential places, then stupas which are the symbol of महापरिनिर्वाण of बुद्धा, एंड यहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स हमें देखने को मिलते हैं। बट जो स्तूपा है ये बुद्धिज्म में ओरिजिनेट नहीं हुआ था, ये हिंदुइज्म में ओरिजिनेट हुआ था, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, यूपीएससी ने एक बार ये चीज़ पूछी भी थी, तो हमारे स्टेट पीसीएस में ये चीज़ पूछी जा सकती है, क्योंकि वहाँ से कई बार हम उठा लेते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है, स्तूपा में हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास भी याद रखने हैं। स्कल्पचर की बात करें तो स्कल्पचर में हमें 3 तरह के स्कल्पचर आर्ट पढ़नी है दैट इज़ द गांधार आर्ट। ठीक है, जो कि इंडो ग्रीक्स और हेलेनिस्टिक फीचर्स जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं दैट इज़ रोमन फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद मथुरा आर्ट, जो कि इंडिजिनस डेवलपमेंट थी, हमारे यहीं पे डेवलप हुई। और उसके बाद अमरावती आर्ट। अब देखो ज़्यादा इसमें फ़र्क आएगा नहीं, अमरावती में जो है वो मार्बल यूज़ करेंगे, वाइट मार्बल यूज़ करेंगे। मथुरा में क्या यूज़ करेंगे? लाइमस्टोन यूज़ करेंगे, लाइमस्टोन या सैंडस्टोन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे भी गांधार आर्ट में क्या करेंगे? ब्लू ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करेंगे। तो एक तो मटेरियल का फ़र्क आ जाएगा, साथ ही साथ जो डिपिक्शन होगा बुद्धा का, थोड़ा सा वहाँ फ़र्क आ जाएगा। इसको जो है हम डिटेल में करेंगे जब आर्ट एंड कल्चर करेंगे। बस यहाँ पे एक बेसिक हमने एक अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई कि आखिर इस कल्चर में चल क्या रहा था। चैत्य हमने बात कर ली है, प्रेयर हॉल्स थे, विहार रेजिडेंशियल प्लेसेस थे, और स्तूपास भी हम जो है वो कवर करेंगे डिटेल में आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे सिर्फ हम इतना कवर कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्तूप हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। दैट इज़ वन इज़ द बरहूत स्तूप। ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका एमपी में पड़ता है। उसके बाद बरहूत स्तूप के बाद आपका है सांची स्तूप, जो कि लार्जेस्ट स्तूप भी है। और ये दोनों ही बिल्ट किए गए बाय बाय अशोक, इसलिए ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। और ये जब हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर तब भी हम ये कवर कर लेंगे। उसके बाद अमरावती स्तूप है जो सातवाहना ने बनवाया, फिर सारनाथ स्तूप है, पिपरवा स्तूप है, नागार्जुन कोंडा है। जब हम एक एक डायनेस्टी करेंगे वो हम तब कवर कर लेंगे। तो यही सब था जो हमें पता होना चाहिए अबाउट बुद्धिज़्म। ज़्यादा डिटेल में अगर जाओगे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जितना आपने पढ़ा है उसमें से आपके 98% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो 2% है उसके लिए जब हम सेकंड थर्ड रिवीजन करेंगे वहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। सो दिस विल बी इट फॉर दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड we will keep working hard for next 75 days and clear this examination.